उत्तर भारत की सबसे लंबी सड़कों में से एक NH-44 पर हर रात सैकड़ों ट्रक दौड़ते थे। इन्हीं ट्रकों में एक पुराना लेकिन मजबूत कंटेनर ट्रक भी था जिसका नंबर था UK07 अब 4581। उसे चला रहा था 42 साल का अनुभवी ड्राइवर महेश रावत, जिसने लगभग 20 साल हाईवे पर गुजारे थे। उसके साथ उसका 24 साल का खलाशी राजू था, जो पिछले 2 साल से उसके साथ काम कर रहा था। दोनों दिल्ली से नागपुर की ओर इलेक्ट्रॉनिक सामान लेकर निकल रहे थे। कंपनी ने साफ कहा था कि माल बहुत कीमती है और समय पर पहुंचाना जरूरी है। शाम तक सफर बिल्कुल सामान्य रहा। दोनों ने एक ढाबे पर खाना खाया, ट्रक में डीजल भरवाया और फिर रात करीब 10:30 बजे दोबारा चल पड़े। मौसम धीरे धीरे बदलने लगा। हल्की बारिश शुरू हो गई और सड़क पर धुंध उतरने लगी। महेश ने स्पीड कम कर दी। राजू ने मोबाइल में मैप देखा तो सामने करीब 30 किलोमीटर तक घना जंगल पड़ता था। ढाबे वाले ने जाते समय बस इतना कहा था, भाई, रात में इस जंगल वाले हिस्से में बिना वजह मत रुकना। दोनों ने हंसकर बात टाल दी। रात लगभग 12 बजे सड़क पूरी तरह सुनसान हो गई। दूर दूर तक कोई वाहन दिखाई नहीं दे रहा था। तभी ट्रक के वायरलेस सेट में अचानक तेज आवाज आई, जबकि वह कई महीनों से खराब पड़ा था। आवाज साफ नहीं थी, लेकिन ऐसा लगा जैसे कोई बार बार मदद मांग रहा हो। महेश ने सेट बंद करने की कोशिश की, पर वह अपने आप चालू होता रहा। कुछ देर बाद ट्रक की हेडलाइट हल्की हल्की झिलमिलाने लगी। राजू ने कहा कि शायद बैटरी में दिक्कत है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद सब सामान्य हो गया। दोनों ने राहत की सांस ली। तभी सड़क के किनारे उन्हें एक सफेद बोलेरो खड़ी दिखाई दी। उसके पास कोई आदमी हाथ देकर रुकने का इशारा कर रहा था। महेश ने ट्रक धीमा किया, लेकिन जैसे ही ट्रक उसके पास पहुंचा, वहां कोई नहीं था। बोलेरो भी गायब थी। राजू घबरा गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, मगर सड़क बिल्कुल खाली थी। महेश ने कहा कि शायद धुंध की वजह से भ्रम हुआ होगा। उन्होंने ट्रक नहीं रोका और आगे बढ़ गए। रात के करीब 1:30 बजे अचानक GPS ने काम करना बंद कर दिया। मोबाइल में नेटवर्क गायब था। सड़क पहले जैसी नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि ट्रक किसी दूसरी दिशा में जा रहा है। कुछ किलोमीटर बाद सामने एक टूटा हुआ बोर्ड दिखाई दिया, जिस पर सिर्फ फॉरेस्ट रेंज लिखा था। महेश को याद था कि इस रूट पर ऐसा कोई बोर्ड नहीं होना चाहिए। उसने ट्रक रोककर नक्शा देखने की कोशिश की, लेकिन हर डिवाइस बंद हो चुका था। तभी दूर जंगल के अंदर से किसी के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आई। राजू डर गया और बोला कि यहां से तुरंत निकलते हैं। महेश ने इंजन स्टार्ट किया, लेकिन ट्रक स्टार्ट नहीं हुआ। दूसरी बार कोशिश की तो इंजन चालू हो गया, मगर ट्रक अपने आप धीरे धीरे जंगल की तरफ बने कच्चे रास्ते पर मुड़ गया। महेश ने पूरी ताकत से स्टीयरिंग सीधा करने की कोशिश की, लेकिन जैसे किसी ने ट्रक को खींच लिया हो। कुछ 100 मीटर अंदर जाते ही चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। तभी अचानक जोरदार धमाका हुआ और ट्रक की सारी लाइटें बंद हो गईं। आखिरी बार राजू ने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई तो उसे पेड़ों के बीच किसी इंसान जैसी कई परछाइयां खड़ी दिखाई दीं। वह कुछ बोल पाता उससे पहले उसका मोबाइल भी बंद हो गया। उसी रात करीब 2 बजे कंपनी ने महेश से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन बंद मिला। सुबह तक ट्रक का कोई पता नहीं चला। पुलिस ने हाईवे के CCTV कैमरे देखे। फुटेज में ट्रक रात 1:47 बजे NH-44 पर आखिरी बार दिखाई दिया। उसके बाद वह जैसे हवा में गायब हो गया। कई दिनों तक पुलिस, परिवार और कंपनी उसे ढूंढते रहे, लेकिन ट्रक, ड्राइवर और खलासी का कोई सुराग नहीं मिला।
उधर जंगल के किनारे रहने वाले कुछ ग्रामीणों ने दावा किया कि उसी रात उन्होंने जंगल के अंदर एक बड़े ट्रक के इंजन की आवाज कई घंटों तक सुनी थी, लेकिन सुबह वहां कुछ भी नहीं था। महेश और राजू की गुमशुदगी अब पूरे इलाके की सबसे बड़ी पहेली बन चुकी थी। महेश और राजू के गायब होने के 7 दिन बीत चुके थे। पूरे इलाके में उनकी खबर फैल चुकी थी। पुलिस, वन विभाग और स्थानीय प्रशासन लगातार खोज अभियान चला रहे थे, लेकिन हर बार टीम खाली हाथ लौट रही थी। कंपनी के मालिक को करोड़ों रुपए के सामान की चिंता थी, जबकि महेश और राजू के परिवार हर दिन किसी चमत्कार की उम्मीद में पुलिस थाने के चक्कर लगा रहे थे। 8वें दिन सुबह एक लकड़हारे ने पुलिस को सूचना दी कि जंगल के अंदर से किसी भारी वाहन के लोहे जैसी चमक दिखाई दे रही है। सूचना मिलते ही पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। घने पेड़ों और झाड़ियों के बीच करीब 2 किलोमीटर पैदल चलने के बाद सभी की नजर एक बड़े कंटेनर ट्रक पर पड़ी। वह वही ट्रक था, UK07 अब 4581। ट्रक का अगला हिस्सा एक विशाल पेड़ से टकराया हुआ था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि बाहर कहीं भी खून के निशान नहीं थे। ड्राइवर का दरवाजा खुला था और अंदर चाबी अभी भी लगी हुई थी। इंजन बंद था, लेकिन बैटरी में हल्की बिजली बाकी थी। पुलिस ने पूरे ट्रक की तलाशी ली। केबिन के अंदर महेश का मोबाइल टूटा हुआ पड़ा था, जबकि राजू का बैग अपनी जगह रखा था। दोनों का कोई पता नहीं था। सबसे अजीब बात यह थी कि कंटेनर का ताला बिल्कुल सही था और उसके अंदर रखा करोड़ों रुपए का सामान भी सुरक्षित था। अगर यह लूट होती तो सामान गायब होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो किसी ने माल को हाथ तक नहीं लगाया था। जांच टीम ने आसपास के इलाके की तलाशी शुरू की। कुछ ही दूरी पर मिट्टी में कई पैरों के निशान मिले। शुरुआत में लगा कि ये महेश और राजू के होंगे, लेकिन जांच करने पर पता चला कि वहां दर्जनों अलग अलग पैरों के निशान थे, जिनमें से कई नंगे पैरों के भी थे। वे निशान जंगल के और अंदर जाते थे और अचानक एक सूखी नदी के किनारे पहुंचकर गायब हो जाते थे। ऐसा लग रहा था जैसे वहां पहुंचकर सभी लोग हवा में गायब हो गए हों। उसी शाम पुलिस ने ड्रोन से पूरे इलाके की निगरानी की, लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। रात होते होते जंगल में अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। टीम के कुछ जवानों ने दावा किया कि उन्हें दूर से ट्रक के हॉर्न की आवाज सुनाई दी, जबकि ट्रक पूरी तरह बंद था। एक जवान ने कहा कि उसने पेड़ों के बीच 2 लोगों को चलते देखा, लेकिन जब बाकी लोग वहां पहुंचे तो कोई नहीं मिला। अगले दिन फॉरेंसिक टीम जांच के लिए पहुंची। उन्होंने ट्रक के अंदर से कुछ उंगलियों के निशान लिए, लेकिन वे केवल महेश और राजू के ही निकले। किसी तीसरे व्यक्ति के निशान नहीं मिले। इससे मामला और रहस्यमय हो गया। तभी एक बुजुर्ग ग्रामीण पुलिस के पास आया। उसने बताया कि कई साल पहले इसी जंगल के पास एक पुरानी सड़क हुआ करती थी, जहां एक भीषण हादसे में कई ट्रक खाई में गिर गए थे। उसके अनुसार रात में कई ड्राइवरों ने वहां अजीब रोशनी और आवाजें सुनने की शिकायत की थी। पुलिस ने उसकी बात को अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन जांच जारी रखी। तीसरे दिन एक खोजी कुत्ता महेश की शर्ट की गंध पकड़कर जंगल के और अंदर भागने लगा। पूरी टीम उसके पीछे दौड़ी। करीब आधे घंटे बाद कुत्ता एक पुराने टूटे हुए चौकीनुमा भवन के सामने जाकर जोर जोर से भौंकने लगा। इमारत कई वर्षों से बंद पड़ी थी। दरवाजा जंग खाकर आधा खुला हुआ था। पुलिस ने सावधानी से अंदर प्रवेश किया। कमरे के अंदर धूल की मोटी परत जमी थी, लेकिन बीच में 2 ताजा पानी की बोतलें और कुछ सूखे खाने के पैकेट पड़े थे। ऐसा लग रहा था कि कुछ दिन पहले कोई वहां रुका था। एक कोने में राजू की जैकेट मिली। उसे देखकर सभी को उम्मीद जगी कि शायद दोनों अभी भी जिंदा हों।
तभी एक पुलिसकर्मी की नजर दीवार पर पड़ी। वहां कोयले से बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, पीछे मत आना, वे अभी भी यहीं हैं। यह देखकर पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। किसी को समझ नहीं आया कि यह किसने लिखा और किसके लिए लिखा। पुलिस ने तुरंत पूरी इमारत को घेर लिया। तभी बाहर अचानक तेज हवा चलने लगी। पेड़ों की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगीं और कुछ ही सेकंड बाद जंगल में कहीं दूर से किसी आदमी की दर्द भरी चीख सुनाई दी। पूरी टीम हथियार लेकर उस दिशा में दौड़ी, लेकिन वहां पहुंचने पर सिर्फ गीली मिट्टी और घसीटे जाने के ताजा निशान मिले। ऐसा लग रहा था कि कोई व्यक्ति अभी अभी वहां से ले जाया गया हो। उसी समय एक जवान को झाड़ियों में एक छोटी डायरी मिली। उसके पहले पन्ने पर महेश की लिखावट थी। कांपते हुए हाथों से लिखे आखिरी शब्द पढ़कर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। उसमें लिखा था, अगर किसी को यह डायरी मिले तो जंगल के पुराने रास्ते पर मत आना। हमें कोई इंसान नहीं बल्कि कुछ ऐसे लोग मिले हैं जो किसी को वापस जाने नहीं देते। डायरी यहीं खत्म हो जाती थी। महेश और राजू अब भी लापता थे, लेकिन पहली बार पुलिस को एहसास हुआ कि इस जंगल में कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे समझे बिना यह मामला कभी नहीं सुलझेगा। महेश की डायरी मिलने के बाद पूरा मामला पहले से भी ज्यादा रहस्यमय हो गया। पुलिस ने जंगल को चारों तरफ से घेर लिया और राज्य की विशेष खोज टीम को बुलाया गया। अब यह केवल एक गुमशुदगी का मामला नहीं रह गया था। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर महेश और राजू के साथ हुआ क्या था। डायरी के आखिरी पन्ने पर बने एक छोटे से नक्शे के आधार पर खोज टीम जंगल के और अंदर बढ़ी। लगभग 3 घंटे की कठिन पैदल यात्रा के बाद उन्हें एक पुरानी टूटी हुई कच्ची सड़क दिखाई दी। सड़क पर जगह जगह जंग लगे ट्रकों के छोटे छोटे पुर्जे बिखरे पड़े थे। ऐसा लग रहा था कि वर्षों पहले यहाँ कई भारी वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुए होंगे। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर उन्हें एक गहरी खाई मिली। नीचे झांककर देखा तो सबकी सांसें रुक गईं। खाई में कई पुराने ट्रकों के टूटे हुए ढांचे पड़े थे, जिन पर मोटी काई और पेड़ पौधे उग चुके थे। साफ था कि ये दुर्घटनाएं बहुत पुरानी थीं। बचाव दल रस्सियों के सहारे नीचे उतरा। एक ट्रक के केबिन में उन्हें पुराने पहचान पत्र, जंग लगी घड़ी और कुछ दस्तावेज मिले। बाद में रिकॉर्ड मिलाने पर पता चला कि ये उन ट्रकों के थे जो कई साल पहले अलग अलग समय पर लापता हुए थे और जिनका कभी कोई सुराग नहीं मिला था। तभी एक जवान ने जोर से आवाज लगाई। खाई के दूसरी तरफ एक छोटी गुफा का मुंह दिखाई दे रहा था। पूरी टीम सावधानी से वहां पहुंची। गुफा के अंदर अंधेरा था, लेकिन जैसे ही टॉर्च की रोशनी आगे बढ़ी, किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। सभी दौड़कर अंदर पहुंचे। वहां एक कमजोर और घायल आदमी बैठा था। उसके लंबे बाल और बढ़ी हुई दाढ़ी देखकर उसे पहचानना मुश्किल था, लेकिन जब उसने धीमी आवाज में अपना नाम बताया तो सभी हैरान रह गए। वह महेश था। कई दिनों से भूखा प्यासा महेश मुश्किल से बोल पा रहा था। उसे तुरंत बाहर निकालकर प्राथमिक उपचार दिया गया। होश आने पर उसने जो कहानी सुनाई, उसने पूरे मामले की दिशा बदल दी। महेश ने बताया कि जिस रात ट्रक जंगल के अंदर पहुंचा, उसी समय कुछ हथियारबंद अपराधियों ने सड़क बंद कर रखी थी। वे लोग लंबे समय से इस सुनसान इलाके का इस्तेमाल चोरी के माल को छिपाने और गैरकानूनी गतिविधियों के लिए कर रहे थे। उन्होंने ट्रक रोक लिया और महेश तथा राजू को बंधक बना लिया। जब उन्हें पता चला कि कंटेनर में कीमती इलेक्ट्रॉनिक सामान है, तो वे उसे अपने अड्डे तक ले जाना चाहते थे। लेकिन ट्रक दलदली रास्ते में फंस गया और आगे नहीं बढ़ सका। अपराधियों ने दोनों को अलग अलग जगह कैद कर दिया। महेश किसी तरह एक रात रस्सी खोलकर भाग निकला, लेकिन घने जंगल में रास्ता भटक गया।
कई दिनों तक वह बारिश का पानी पीकर और जंगली फल खाकर जिंदा रहा। उसे उम्मीद थी कि कोई न कोई खोज टीम जरूर आएगी। उसने पुरानी चौकी की दीवार पर चेतावनी लिखी ताकि कोई सीधे अपराधियों के इलाके में न पहुंच जाए। डायरी भी उसने जानबूझकर रास्ते में छोड़ दी थी ताकि पुलिस सही दिशा तक पहुंच सके। महेश ने यह भी बताया कि आखिरी बार उसने राजू को जिंदा देखा था। उसे अपराधी जंगल के दूसरे हिस्से में बने एक पुराने गोदाम की तरफ ले जा रहे थे। यह सुनते ही पुलिस ने महेश की बताई जगह पर छापा मारा। कई घंटों की तलाश के बाद उन्हें जंगल के बीच एक जर्जर गोदाम मिला। वहां पहुंचते ही अपराधियों ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने पूरे इलाके को पहले ही घेर लिया था। थोड़ी देर चली मुठभेड़ के बाद गिरोह के कई सदस्य पकड़े गए। गोदाम के अंदर एक कमरे में रस्सियों से बंधा हुआ राजू भी मिल गया। वह घायल जरूर था, लेकिन जिंदा था। राजू ने बताया कि अपराधी कई महीनों से सुनसान हाईवे पर ट्रकों की निगरानी करते थे। वे जीपीएस जैमर का इस्तेमाल कर ड्राइवरों को गलत रास्ते पर भेज देते थे और फिर जंगल में ले जाकर उन्हें लूटने की कोशिश करते थे। महेश और राजू का ट्रक इसलिए नहीं लूटा जा सका क्योंकि पुलिस और मीडिया में मामला तेजी से फैल गया था। अपराधियों को डर था कि कंटेनर खोलने से पहले ही वे पकड़े जाएंगे। पुलिस ने गोदाम से चोरी का लाखों रुपए का सामान, नकली नंबर प्लेटें, वायरलेस उपकरण और कई ट्रकों के दस्तावेज बरामद किए। जांच में यह भी सामने आया कि पिछले कुछ वर्षों में आसपास के इलाकों से गायब हुए कई ट्रकों का संबंध इसी गिरोह से था। कई पुराने मामलों की फाइलें दोबारा खोली गईं। कुछ पीड़ितों की पहचान भी बरामद सामान के आधार पर हो सकी। कई सप्ताह बाद महेश और राजू अपने परिवारों से मिले। पूरे गांव ने उनका स्वागत किया। हालांकि दोनों शारीरिक रूप से बच गए थे, लेकिन जंगल में बिताए वे दिन उनकी यादों में हमेशा के लिए बस गए। महेश ने बाद में ट्रक चलाना छोड़ दिया। उसने नए ड्राइवरों को हाईवे सुरक्षा और सतर्कता की ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। राजू भी हर नए सफर से पहले यह जरूर कहता था कि रात के सुनसान रास्तों पर किसी अनजान शॉर्टकट पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। NH-44 पर हुई यह घटना लोगों के लिए एक बड़ी सीख बन गई कि कई बार रहस्य के पीछे भूत प्रेत नहीं, बल्कि संगठित अपराध छिपा होता है। सही समय पर की गई जांच, धैर्य और साहस ने आखिरकार 2 जिंदगियां बचा लीं और एक खतरनाक गिरोह का पर्दाफाश कर दिया। महेश और राजू के सुरक्षित लौट आने के बाद पूरे देश में इस घटना की चर्चा होने लगी। पुलिस ने जंगल में बने अपराधियों के अड्डे को पूरी तरह नष्ट कर दिया और गिरोह के सभी सदस्यों को अदालत में पेश किया। कुछ महीनों तक ऐसा लगा कि अब यह मामला हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। महेश ने ट्रक चलाना छोड़ दिया था, लेकिन आर्थिक मजबूरी के कारण 6 महीने बाद उसने फिर से स्टीयरिंग संभाल लिया। इस बार उसने एक नई ट्रांसपोर्ट कंपनी ज्वाइन की थी। राजू भी उसके साथ वापस आ गया, लेकिन दोनों ने एक वादा किया था कि वे कभी भी उस जंगल वाले रास्ते से नहीं गुजरेंगे। एक रात उन्हें जम्मू से हैदराबाद तक दवाइयों का जरूरी सामान पहुंचाने का काम मिला। रास्ता लंबा था और समय कम। कंपनी ने जो रूट भेजा, उसे देखकर महेश का चेहरा उतर गया। सबसे तेज रास्ता वही NH-44 था। उसने कंपनी से दूसरा रूट मांगा, लेकिन जवाब मिला कि अगर समय पर माल नहीं पहुंचा तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। मजबूरी में दोनों फिर उसी हाईवे पर निकल पड़े। जैसे जैसे रात गहराती गई, महेश का दिल तेज धड़कने लगा। जंगल से लगभग 10 किलोमीटर पहले वही पुराना ढाबा दिखाई दिया जहां वे पहली बार रुके थे। इस बार ढाबे का मालिक उन्हें पहचान गया। उसने चाय देते हुए धीरे से कहा, तुम दोनों बचकर लौट आए थे, लेकिन पिछले महीने फिर एक कंटेनर ट्रक इसी इलाके से गायब हुआ है। उसका आज तक पता नहीं चला,
यह सुनकर राजू के हाथ से चाय का गिलास लगभग गिर गया। दोनों ने बिना समय गवाए ट्रक आगे बढ़ा दिया। रात के करीब 1:30 बजे वे उसी जंगल के पास पहुंचे। सड़क अब पहले से बेहतर थी और जगह जगह पुलिस की गश्त भी दिखाई दे रही थी। फिर भी पूरे इलाके में अजीब सा सन्नाटा था। अचानक ट्रक के डैशबोर्ड पर लगा जीपीएस अपने आप बंद हो गया। महेश ने घबराकर राजू की तरफ देखा। दोनों को 6 महीने पहले की घटना याद आ गई। लेकिन इस बार ट्रक नहीं रुका। कुछ मिनट बाद सामने सड़क के किनारे एक कंटेनर ट्रक खड़ा दिखाई दिया। उसकी हेडलाइट जल रही थी, लेकिन आसपास कोई इंसान नहीं था। राजू ने कहा कि शायद किसी ड्राइवर को मदद की जरूरत हो। महेश ने ट्रक रोका और दोनों नीचे उतरे। उन्होंने कई बार आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तभी राजू की नजर उस ट्रक के नंबर पर पड़ी। वह वही नंबर था जो कुछ दिन पहले लापता हुए ट्रक का समाचार में दिखाया गया था। दोनों ने तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम में फोन किया। लगभग 20 मिनट बाद पुलिस मौके पर पहुंची। ट्रक की तलाशी लेने पर अंदर पूरा सामान सुरक्षित मिला, लेकिन ड्राइवर और खलासी गायब थे। पुलिस को शक हुआ कि कहीं कोई नया गिरोह तो सक्रिय नहीं हो गया। उसी समय एक पुलिस अधिकारी ने महेश से कहा कि अगर वह तैयार हो तो उसकी मदद से पुराने रास्ते की जांच की जा सकती है। महेश पहले तो डर गया, लेकिन फिर उसने उन परिवारों के बारे में सोचा जिनके अपने लोग अभी भी लापता थे। उसने पुलिस का साथ देने का फैसला किया। अगले दिन सुबह एक संयुक्त अभियान शुरू हुआ। ड्रोन, खोजी कुत्ते और विशेष कमांडो जंगल में भेजे गए। करीब 4 घंटे की तलाश के बाद ड्रोन कैमरे में जंगल के अंदर एक नई कच्ची सड़क दिखाई दी जो पहले किसी नक्शे में दर्ज नहीं थी। पुलिस वहां पहुंची तो देखा कि पेड़ों की शाखाओं से रास्ता पूरी तरह छिपाया गया था। अंदर जाने पर एक छोटा सा गोदाम मिला जहां कई डीजल के ड्रम, वायरलेस सेट और नकली वाहन नंबर प्लेटें रखी थीं। लेकिन इस बार अपराधी पहले ही भाग चुके थे। वहां से मिले दस्तावेजों से पता चला कि पुराने गिरोह के कुछ सदस्य जेल से बाहर आने के बाद फिर से सक्रिय हो गए थे और उन्होंने नए लोगों के साथ मिलकर ट्रकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया था। सबसे बड़ी खुशी तब मिली जब गोदाम के पीछे बने एक कमरे से लापता ट्रक का ड्राइवर और उसका खलासी जिंदा मिल गए। वे डरे हुए थे, लेकिन सुरक्षित थे। उन्होंने बताया कि अपराधियों ने जीपीएस सिग्नल जाम करके उन्हें गलत रास्ते पर भेजा और फिर हथियार दिखाकर अगवा कर लिया। पुलिस ने पूरे इलाके में नाकाबंदी कर दी। 2 दिन बाद गिरोह के बाकी सदस्य भी गिरफ्तार कर लिए गए। इस बार पुलिस ने जंगल के हर रास्ते पर स्थायी चौकियां बना दी और आधुनिक कैमरे लगा दिए ताकि भविष्य में कोई भी ट्रक उस जाल का शिकार न बने। महेश और राजू को उनकी बहादुरी के लिए सम्मानित किया गया। अगर वे उस रात रुके बिना आगे निकल जाते तो शायद 2 और परिवार अपने लोगों का इंतजार करते रहते। उस दिन के बाद NH-44 का वह जंगल फिर कभी किसी ट्रक ड्राइवर के गायब होने की खबर से नहीं जुड़ा। महेश आज भी नए ड्राइवरों से सिर्फ एक बात कहता है, हाईवे पर सबसे बड़ा हथियार तेज रफ्तार नहीं, बल्कि सही समय पर लिया गया सही फैसला होता है। उसकी यह बात सुनकर हर नया ड्राइवर समझ जाता है कि सड़क पर सिर्फ गाड़ी चलाना ही नहीं, बल्कि हर पल सतर्क रहना भी उतना ही जरूरी है।